साल भर रुकेंगे 100 मेहमान। हे भगवान, अब आगे क्या होगा? क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? मनीष हमारी पुश्तैनी हवेली पर भी कब्जा करना चाहता है। अपना हिस्सा बेचकर भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा था, उस आदमी पर कभी भरोसा मत करना। उसने कोर्ट में केस कर दिया है। 1 हफ्ते बाद सुनवाई है। अगर झूठे गवाह खड़े कर दिए तो हमारी हवेली हाथ से निकल जाएगी। अब क्या होगा? तभी संजीव और राजीव अंदर आते हैं। पापा, जब तक हम दोनों जिंदा हैं, कोई भी इस हवेली पर कब्जा नहीं कर सकता। कोर्ट में सच की जीत होगी। हम पूरी तैयारी करेंगे। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो बेटा। उसी शाम कीर्ति गोलगप्पे खाने बाजार जाती है। भैया पहले 1 प्लेट गोलगप्पे लगाइए, आज जी भर कर खाऊंगी। तभी उसकी नजर सामने खड़े जग्गा और रमेश पर पड़ती है। दोनों गांव वालों में पैसे बांट रहे होते हैं। अरे ये लोग पैसे क्यों बांट रहे हैं? आवाज कम रखिए दीदी। क्या बात है? अगले हफ्ते हवेली का केस है। मनीष चाचा ने गांव वालों को खरीदना शुरू कर दिया। जो कोर्ट में उनके पक्ष में झूठ बोलेगा उसे 500 से 1000 रुपए मिलेंगे। क्या इतनी नीच हरकत? पैसे के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं दीदी। अच्छा, अगर मैं तुझे 1000 रुपए दे दूं तो तू मुझे पूरी बात बताएगी? 1000? सच में? हाँ, लेकिन एक भी बात छिपाना मत। ठीक है दीदी, पूरे गांव में पैसे बांटे जा रहे हैं। अमित, गणेश, राजू, निहारिका, कुसुम, जिसे देखो उसे खरीदने की कोशिश हो रही है। अच्छा, अब चल गोलगप्पे खा लेते हैं। बिल्कुल दीदी, वैसे भी आप 1000 मत दो, पैसों का क्या करूंगी, गोलगप्पे ही खिला दो। घर पहुंचते ही कीर्ति घबराई हुई सबको सारी बात बता देती है। पापा जी, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ बहू? मनीष चाचा गांव वालों को रिश्वत दे रहे हैं। जग्गा और रमेश लोगों को पैसे बांट रहे हैं ताकि कोर्ट में झूठी गवाही दिलवा सके। मैंने कहा था ना, उस आदमी पर कभी भरोसा मत करना। अब क्या होगा अगर गांव वाले बिक गए तो? पापा, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों बेटा? हमारे पास एक ऐसा उपाय है जिससे पूरा गांव हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। राजीव भावेश के कान में योजना बताता है। वाह बेटा, ये तरीका तो बहुत अच्छा है। अगले दिन हवेली के बड़े बगीचे में पूरे गांव की सभा बुलाई जाती है। अरे आज इतनी बड़ी सभा क्यों बुलाई गई है? लगता है हवेली वाले कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। चलो सुनते हैं। मुझे तो लगता है कि केस की बात होगी। सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आप सबसे सिर्फ एक सच का साथ मांगता हूँ। मैं किसी को खरीदना नहीं चाहता। अगर अदालत में सच की जीत हुई और हमारी पुश्तैनी हवेली बच गई तो मैं वचन देता हूँ, पूरे 365 हर रोज 100 मेहमानों को अपनी हवेली में सम्मान के साथ मुफ्त में भोजन कराऊंगा। जो भी आएगा भूखा वापस नहीं जाएगा। क्या पूरे साल? अरे भाई, 100 लोगों का खाना हर दिन? अरे ये तो बहुत बड़ा काम है। 500 और 1000 रुपए से क्या होगा? यहाँ तो पूरे साल का भोजन मिलेगा। सच में ये तो लॉटरी लगने जैसी बात हो गई। मैं तो सच की ही गवाही दूंगी। हम सब सच का साथ देंगे। भावेश ठाकुर जिंदाबाद। हम सच की गवाही देंगे। हम सच की गवाही देंगे। हम सच की गवाही देंगे। कुछ दिन बाद अदालत में सुनवाई शुरू होती है। पहले गवाह को बुलाया जाए। माननीय न्यायालय, यह हवेली हमेशा से भावेश जी के परिवार की रही है। मैंने बचपन से इन्हें यहीं रहते देखा है। मनीष जी अपना हिस्सा पहले ही बेच चुके हैं। अब उनका इस हवेली पर कोई अधिकार नहीं है। सच बिक नहीं सकता। असली मालिक सिर्फ भावेश जी हैं। गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि यह हवेली भावेश जी की है। मनीष ने झूठे गवाह खरीदने की कोशिश की थी। ये सब झूठ बोल रहे हैं। सबूत और गवाहों के आधार पर अदालत फैसला सुनाती है कि हवेली के वैध मालिक भावेश जी हैं। मनीष का दावा खारिज किया जाता है। धन्यवाद माननीय न्यायालय, धन्यवाद। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। घर पहुंचते ही हम केस जीत गए, हमारी हवेली बच गई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सच का साथ दिया, जैसे मैंने वचन दिया था। 2 दिन बाद से पूरे 1 साल तक मेरी हवेली में हर दिन 100 मेहमानों का भोजन होगा। भावेश ठाकुर की जय। भावेश ठाकुर की जय। गांव वाले चले जाते हैं। घर के अंदर पंचायत बैठती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
हमने गांव वालों से वचन दिया है, अब पूरे 365 दिन हर दिन 100 मेहमानों की सेवा करनी होगी। क्या रोज 100 लोगों का खाना? पापा जी, ये काम मुझसे नहीं होगा। मेरी तबीयत तो रसोई में जाते ही खराब हो जाती है। कीर्ति की बात सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल एक ऐसा फैसला होने वाला है जो पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। अगर बड़ी बहू नहीं कर सकती तो दोनों बहुएं मिलकर ये सारी जिम्मेदारी निभाएगी। पापा जी, डॉक्टर ने मुझे ज्यादा देर खड़े रहने से मना किया है। मैं तो 2 घंटे भी काम नहीं कर सकती। अरे इस गरीब तन्वी को बोलिए ना, वैसे भी इसे और कौन सा बड़ा काम रहता है, इसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल होगा। सॉरी पापा, मैं भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे शूट, रील्स और ब्रांड प्रमोशन चलते रहते हैं। रसोई मेरे बस की बात नहीं। पापा, 100 लोगों का खाना बनाना कोई छोटी बात नहीं है। अकेली तन्वी कैसे संभालेगी? अपनी पसंद की बीवी लेकर आया था ना, अब उससे काम भी नहीं करवा सकती या सिर्फ घर में सजाकर रखने के लिए लाया है? माँ, ऐसी बात मत कहिए। नहीं संजीव जी, रहने दीजिए। तन्वी आगे बढ़ती है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। पापा जी, आपने गांव वालों से वचन दिया है, ये वचन हर हाल में पूरा होगा। मैं पूरे 365 दिन रोज 100 मेहमानों का भोजन बनाऊंगी, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। लेकिन सुनंदा, कीर्ति और राधिका के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मैं भी देखती हूँ कि ये गरीब तन्वी 3 दिन भी कैसे संभालती है। जब इसकी हालत खराब होगी तब अपने आप अकड़ ठिकाने आ जाएगी। अच्छा हुआ सारा काम इसके सर आ गया, अब मुझे आराम ही आराम मिलेगा। वाह, अब मैं आराम से अपनी रील्स बनाऊंगी, रसोई में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। तन्वी के चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आने वाली 365 दिनों की असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अगले दिन सुबह होने से पहले ही संजीव और तन्वी बाजार निकल जाते हैं। दोनों बड़ी बड़ी गाड़ी में आटा, चावल, तेल, मसाले, सब्जियां और जरूरत का सारा सामान भरवाकर हवेली ले आते हैं। तन्वी, इतना सारा सामान देखकर ही थकान महसूस हो रही है। तुम अकेली ये सब कैसे संभालोगी? सच कहूँ तो 1 और 1 11 होते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। संजीव जी, जब भगवान साथ हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अभी तो बस काम शुरू करना है। रात बीत जाती है। सुबह के ठीक 3 बजे अलार्म बजते ही तन्वी उठ जाती है। पहले दूध गर्म कर देती हूँ, फिर चाय चढ़ा दूंगी। उसके बाद पोहे बनाने हैं, फिर मेहमानों के लिए नाश्ता तैयार करना है। एक चूल्हे पर दूध, दूसरे पर चाय और तीसरे पर पोहे चढ़ जाते हैं। पूरा आंगन धीरे धीरे रसोई की खुशबू से महकने लगता है। सुबह 6 बजे पहले मेहमान हवेली पहुंच जाते हैं। अरे बहू, चाय तैयार है ना? सुबह सुबह बिना चाय के आंख नहीं खुलती। और हमारा नाश्ता कहाँ है? इतनी दूर से आए हैं। हमें तो ठाकुर साहब की हवेली का पहला नाश्ता चखना है। पहले आप सब बैठिए, अतिथि हमारे लिए भगवान के समान है। तभी तन्वी सबसे पहले सबका सम्मान से स्वागत करती है, फिर गर्मा गर्म चाय और पोहे परोसती है। वाह तन्वी, स्वाद तो कमाल का है। चाय भी बढ़िया बनी है। बस अगर 1-2 और तरह का नाश्ता मिल जाता तो मजा ही आ जाता। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पूरे साल आपको यहाँ हर तरह का नाश्ता और भोजन मिलेगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। ठाकुर साहब की जय हो। लेकिन नाश्ता खत्म होते ही तन्वी की दूसरी परीक्षा शुरू हो जाती है। विशाल भगोने में चावल चढ़ते हैं, दूसरे में दाल, बड़ी कढ़ाई में सब्जी, और तन्वी अकेली बैठकर सब्जियां काटने लगती है। दीदी जरा इधर आइए ना, थोड़ी सब्जी काटने में मदद कर दीजिए। अच्छा ला दे, मैं कर देती हूँ। कीर्ति जैसे ही बैठती है तुरंत माथा पकड़ लेती है। अरे तन्वी, मुझे तो बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है अभी उल्टी हो जाएगी। पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। दीदी अगर तबीयत खराब है तो आराम कर लीजिए। कीर्ति तुरंत वहां से निकल जाती है और फिर पूरे दिन लौट कर नहीं आती। थोड़ी देर बाद राधिका रसोई के सामने से गुजरती है। राधिका, बस 10 मिनट मेरी मदद कर दो, सब्जियां काटनी है। भाभी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? मैं अपनी रील शूट कर रही हूँ, मेरे फॉलोअर्स इंतजार कर रहे हैं, मुझे फुर्सत नहीं है। सिर्फ 10 मिनट। सॉरी भाभी, जिसका काम उसी को साजे, आप ही कर लीजिए। राधिका चली जाती है। संजीव रसोई में आता है। तन्वी, सुबह से अकेली लगी हो, थक जाओगी। क्या करूं, मदद करने वाला कोई नहीं है। मेरा मन करता है सब छोड़कर तुम्हारी मदद करूं। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मेहनत का फल मीठा होता है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी हिम्मत बनी रहे। दोपहर के 1 बजे तक 2 तरह की सब्जी, दाल, चावल, पूड़ी और खीर तैयार हो जाती है। वाह, आज तो मजा आ गया। अरे सच में ठाकुर साहब के यहाँ तो राजा महाराजाओं जैसा भोजन मिलता है। दोपहर का भोजन खत्म होते होते शाम होने लगती है। बाकी लोग आराम करने चले जाते हैं, लेकिन तन्वी की रसोई अभी भी जल रही होती है। अभी रात के खाने की भी तैयारी करनी है। दाल भी भिगोनी है, आटा भी गूंथना है और सब्जियां भी काटनी है। घर की मुर्गी दाल बराबर।
मेरे काम की किसी को कीमत ही नहीं दिखती। लेकिन बाकी लोग खाना खाकर आराम करने चले जाते हैं और तन्वी फिर से रसोई में लौट आती है। उस रात के खाने की तैयारी भी करनी थी, दाल भिगोनी थी, आटा गूंथना था, सब्जियां काटनी थी और बर्तन भी समेटने थे। रात के 12 बजे जब वो कमरे में पहुंची तब उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तुमने आज अपने शरीर से ज्यादा अपने वचन की चिंता की है। पता ही नहीं चलता कब दिन निकल जाता है और कब रात हो जाती है। तुम सो जाओ, मेहनत करने वाले को भगवान भी सलाम करता है। सुबह फिर 3 बजे अलार्म बजता है। तन्वी भारी आंखों से उठती है और फिर बिना एक पल रुके फिर रसोई की तरफ चल पड़ती है। उसे नहीं पता था ये तो उसके संघर्ष का सिर्फ पहला दिन था। अभी पूरे 364 दिन बाकी थे। हे भगवान, अभी तो आंख लगी थी। उधर राजीव अपनी पत्नी कीर्ति को जगाता है। कीर्ति, अब बहुत हो गया, आज तुम तन्वी की मदद करोगी। उफ, मुझे सोने दो ना। नहीं, काम से भागने वाली की इज्जत भी भाग जाती है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। मन मारकर कीर्ति रसोई में पहुंचती है। आइए दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। ये सब्जी काट दीजिए। हाँ करती हूँ। वो 2-4 सब्जियां काटती है और फिर मोबाइल देखने लगती है। दीदी दाल भी देख लीजिए, उबल रही है। अरे मेरे सिर में बहुत तेज माइग्रेन का दर्द शुरू हो गया, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। मैं अभी आती हूँ। दवा ले लीजिए दीदी। हाँ वही लेने जा रही हूँ। कीर्ति फिर पूरे दिन वापस नहीं आती। उधर राधिका पूरे घर में मोबाइल लेकर घूम रही होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी मॉर्निंग ब्लॉग दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारी हवेली और ये है हमारा ब्रेकफास्ट। मेहमान नाश्ता कर रहे होते हैं लेकिन राधिका कैमरा उनके मुंह के सामने कर देती है। बेटी, पहले हमें आराम से खाने तो दो। अरे लगता है खाना बाद में मिलेगा, पहले रील बनेगी। अंकल बस 5 सेकेंड। आजकल तो हर लोग हर चीज कैमरे में कैद करने लगे हैं। राधिका पूरे दिन कभी आंगन, कभी रसोई, कभी मेहमानों के बीच रील बनाती रहती है। सुनंदा बार बार रसोई में आती है। तन्वी, दाल में घी कम क्यों डाला? सब्जी जल्दी बनाओ, रोटी गोल नहीं बनी, जरा हाथ तेज चलाओ। जी माँ जी, अभी ठीक कर देती हूँ। उसी समय कीर्ति कमरे में आराम से फल खा रही होती है। कीर्ति बेटा आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तन्वी ये सब चुपचाप देखती रहती है। उधर भावेश दिन रात मेहमानों की खातिरदारी में लगे रहते हैं। किसी को कोई परेशानी तो नहीं? खाना समय पर मिल रहा है ना? हाँ बिल्कुल ठाकुर साहब। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन तन्वी की आंख देर से खुलती है। अरे आज तो देर हो गई। चलो तैयार हो जाओ, अब आज मैं भी बाजार चलता हूँ। दोनों बाजार पहुंचते हैं। भैया आज टमाटर और पनीर इतने महंगे कैसे? अरे बहन जी, महंगाई है, लेना है तो यही भाव है। कोई बात नहीं, दे दो भैया। तन्वी पनीर, आलू और बाकी सब्जियां खरीद कर घर लौट आती है। दोपहर तक वो पनीर की सब्जी, आलू के कोफ्ते, दाल, चावल और गर्मा गर्म फुल्के तैयार कर देती है। वाह, आज तो पनीर भी बना है। अरे बहू के हाथ में तो सचमुच स्वाद बसता है। मुझे तो सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा लग रहा है और मुझे मिर्च कुछ ज्यादा लगी। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सबकी पसंद अलग अलग होती है। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, कल से और अच्छा खाना बनेगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो कल से और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी। उसी समय बुआ सास जान की हवेली पहुंच जाती हैं। कैसी हो सब लोग? आइए बुआ जी। तन्वी तुरंत उनके पैर छूती है और पानी चाय लेकर आती है। कीर्ति जाओ बुआ जी की सेवा करो। ओह शिट, मुझे फिर से चक्कर आ रहे हैं। मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। वो कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। लगता है बड़ी बहू की तबीयत हमेशा खराब ही रहती है। हाँ दीदी बेचारी बहुत कमजोर है। अब बुआ सास की सेवा भी तन्वी ही करने लगती है। सुबह मेहमान, दिन में रसोई, शाम को बुआ सास और रात को फिर अगले दिन की तैयारी। धीरे धीरे उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ जाते हैं। एक हफ्ते में उसका वजन भी 2 किलो कम हो जाता है। तन्वी, तुम बहुत कमजोर लग रही हो, ये क्या हालत बना ली है? सुबह 3 बजे उठती हूँ, रात 12 बजे सोती हूँ। 2-3 घंटे की नींद से क्या शरीर चलेगा? मुझे लगता है अब एक नौकर रख लेना चाहिए। लेकिन इतना खर्च कैसे करेंगे? तभी राजीव उनकी बातें सुन लेता है। संजीव, मुझे माफ कर दो। मेरी पत्नी जैसी भी है लेकिन उसकी वजह से सारा बोझ तन्वी पर आ गया। मैं चाहकर भी उसे बदल नहीं पा रहा हूँ। उसी समय नौकर रामू वहां आ जाता है। छोटी बहू, आप चिंता मत कीजिए। खाना परोसने, मेज लगाने और बर्तन उठाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। धन्यवाद रामू। रामू जितनी मदद कर सकता था करता था, लेकिन 100 मेहमानों का काम 2 लोगों से कहां संभलने वाला था। सुबह से रात तक दोनों बिना रुके लगे रहते। फिर भी कभी कभी खाने में थोड़ी देर हो जाती। अरे भैया, आज तो नाश्ता आने में काफी देर हो गई। अगर 100 लोगों को समय पर खाना नहीं खिला सकते तो इतना बड़ा वादा क्यों किया?
हाँ बिल्कुल सही कहा, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। वादा करना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। ठाकुर साहब ने कहा था कि किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन आज तो आधा घंटा हो गया। अरे भाई, तन्वी अकेली इतनी मेहनत करिए, थोड़ा धैर्य भी रखिए। मेहनत तो सच में बहुत करती है लेकिन काम भी तो बहुत ज्यादा है। मेहमानों की बातें संजीव सुन लेता है। पापा के सम्मान पर कोई उंगली उठाए ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। संजीव सीधे अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। माँ, भाभी से कह दीजिए ना कि तन्वी की थोड़ी मदद कर दें, अकेली कितनी मेहनत करेंगी। उधर कीर्ति आराम से सोफे पर बैठी फल खा रही होती है। वाह, कितना मीठा सेब है। संजीव, तुझे अपनी भाभी की तबीयत दिखाई नहीं देती? बेचारी कई दिनों से बीमार है, उसे आराम करने दे। माँ, अगर थोड़ा सा भी हाथ बटा देंगी तो तन्वी का बोझ हल्का हो जाएगा। जिसकी लाठी उसी की भैंस। अपने मन की शादी करके लाया था ना, अब अपनी बीवी से काम भी नहीं करवा सकता। जब देखो उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। माँ, मैं सिर्फ उसकी मदद करना चाहता हूँ। ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है, जा अपना काम कर। उसी समय राधिका मोबाइल लेकर व्लॉग बना रही होती है। हेलो दोस्तों, आज हमारी हवेली में फिर से 100 मेहमान आए हैं। देखिए, सब लोग खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं। संजीव राधिका को देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। माँ की डांट के बाद संजीव खुलकर तन्वी की मदद नहीं कर पाता, लेकिन चोरी छिपे कभी सब्जी उठा देता, कभी आटा गूंथ देता, कभी बर्तन रखवा देता। संजीव जी, अगर माँ जी ने देख लिया तो फिर आपको डांट पड़ेगी। डांट तो 2 मिनट की होती है, लेकिन तुम्हारी तकलीफ देखकर मेरा दिल बैठ जाता है। भगवान सब ठीक करेगा। कुछ दिनों बाद तन्वी ने देखा कि रोज थोड़ा बहुत खाना बच जाता है। इतना अच्छा खाना अगर यूं ही फेंक दिया जाए तो बहुत बड़ा पाप होगा। अन्न का एक एक दाना भगवान का प्रसाद होता है। तन्वी शाम को संजीव से बात करती है। मैं सोच रही हूँ कि जो खाना बच जाता है उसे किसी जरूरतमंद तक पहुँचाया जाए। कैसे? आजकल कई संस्थाएं बचा हुआ साफ सुथरा खाना पैक करके मजदूरों और जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाती हैं। मैं अपना वहाँ नाम दर्ज करवा देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा विचार है। अगले ही दिन तन्वी अपना नाम दर्ज करवा देती है। अब रोज जो अतिरिक्त खाना बचता उसे साफ डिब्बों में पैक किया जाता। थोड़ी देर बाद गाड़ी आती और डिब्बे लेकर चली जाती। छोटी बहू, आज भी 50 डिब्बे गए हैं। अच्छा है, किसी भूखे के काम आ जाएगा और बदले में हमें पैसे भी मिल जाएंगे। सुना है ये खाना शहर के कॉर्पोरेट मजदूरों और ऑफिस में काम करने वाले जरूरतमंद कर्मचारियों तक पहुंचता है। हाँ, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। कुछ दिनों में उस संस्था की तरफ से तन्वी को थोड़ी बहुत आमदनी भी मिलने लगी। अरे, ये पैसे? उन्होंने कहा है कि पैकिंग और भोजन सहयोग के लिए थोड़ा सहयोग राशि देंगे। अरे देखा, नेकी कर दरिया में डाल, भगवान किसी न किसी रूप में फल जरूर देता है। अगले दिन तन्वी गांव की 3 महिलाओं से मिलने जाती है। पुष्पा, चमेली और धानी खेत के पास बैठी होती हैं। बहनों, क्या तुम लोग मेरे साथ काम करोगी? कौन सा काम दीदी? पूरे साल 100 मेहमानों का खाना बनाना है। मैं अकेली नहीं संभाल पा रही। अगर तुम तीनों मेरा साथ दो तो बदले में मैं तुम्हें खाना दूंगी, कपड़े दूंगी और तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाऊंगी। सच कह रही हो दीदी? हमारे बच्चों को पढ़ा दोगी? हाँ, यही मेरा वादा है। दीदी, हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी, हम आज से ही आपके साथ काम करेंगे। तीनों महिलाएं खुशी खुशी तन्वी के साथ हवेली चल पड़ती हैं। अगले दिन हवेली के बड़े आंगन में ईंटों के बड़े बड़े चूल्हे बनवाए जाते हैं। पीछे वाले हिस्से में पूरी रसोई का इंतजाम कर दिया जाता है। छोटी बहू, ये बड़ा भगोना यहाँ रख देता हूँ, इसमें दाल आराम से पक जाएगी। दीदी, मैं चावल धो देती हूँ, मैं सब्जियाँ काट लेती हूँ और मैं आटा गूंथ देती हूँ। भगवान तुम तीनों का भला करे। 1 और 1 11 होते हैं। अब काम थोड़ा आसान हो जाएगा। कुछ ही देर में बड़े भगोने में दाल चढ़ जाती है, दूसरे में चावल पकने लगते हैं। बड़ी कढ़ाई में सब्जी तैयार होती है, दूसरी तरफ पूड़ियाँ बन रही होती हैं और एक पतीले में खीर भी पक रही होती है। अरे छोटी बहू, आज तो पूरी रसोई किसी बड़े भंडारे जैसी लग रही है। मेहनत सबकी है रामू, तभी समय पर खाना बन पा रहा है। दोपहर तक पूरा भोजन तैयार हो जाता है। पहली बार सभी मेहमानों को समय पर खाना मिल जाता है। अरे वाह, आज तो समय से खाना भी मिला और स्वाद भी पहले से ज्यादा अच्छा है। अरे लगता है बहू ने पूरी फौज तैयार कर ली है। अब सच में ठाकुर साहब की हवेली की रौनक अलग ही दिखाई देती है। मेरी छोटी बहू ने हार नहीं मानी। मेहनत का फल मीठा होता है। भोजन के बाद जो खाना बचता है उसे साफ सुथरे डिब्बों में पैक किया जाता है। छोटी बहू, डिब्बे वाले आ गए। ठीक है, सारा अतिरिक्त खाना इन्हें दे दो। बहन जी, आज भी ये खाना शहर के ऑफिसों में काम करने वाले मजदूरों तक पहुंच जाएगा। बहुत लोग आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मुझे मत दीजिए, बस खाना पहुंचा दीजिए। उधर कीर्ति हमेशा की तरह रसोई में आती है। तानवी, ला मैं थोड़ा सा काम करा देती हूँ। दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। ये रोटियां बेल दीजिए। कीर्ति बेलन हाथ में लेती है, लेकिन 2 मिनट बाद ही स्टूल पर बैठकर मोबाइल चलाने लगती है। अरे, पहले ये मैसेज का जवाब दे दूं।
दीदी काम कम और मोबाइल ज्यादा चल रहा है। चुप रहो, हमें अपना काम करना है। कुछ देर बाद कीर्ति जम्हाई लेने लगती है। अरे मुझे बहुत नींद आ रही है, रात से तबीयत ठीक नहीं है। दीदी थोड़ा आराम कर लीजिए। और अब सिर भी दर्द करने लगा है, लगता है माइग्रेन फिर शुरू हो गया। मैं कमरे में जा रही हूँ। वो फिर से बिना काम किए चली जाती है। उसी समय सुनंदा रसोई में आ जाती है। तन्वी, जब कीर्ति की तबीयत खराब है तो उसे काम क्यों करवाती हो? माँ जी, मैंने तो सिर्फ बस ज्यादा जवाब मत दो। भावेश दूर से ये सब देखते हैं, लेकिन मेहमानों की व्यवस्था में व्यस्त होने के कारण कुछ नहीं कर पाते। राधिका पूरे दिन कभी रील, कभी ब्लॉग, कभी लाइव वीडियो बनाने में लगी रहती है। हेलो दोस्तों, देखिए हमारी हवेली का लंच टाइम। यहाँ रोज 100 मेहमान खाना खाते हैं। अरे बेटी, पहले हमें खाना तो खा लेने दो, बाद में वीडियो बना लेना। कहीं ऐसा ना हो कि रील बनाते बनाते खाना ठंडा हो जाए। बस 2 मिनट अंकल। मेहमानों में कुछ लोग तारीफ करते हैं तो कुछ शिकायत भी करते रहते। अरे भाई, आज की खीर बहुत बढ़िया बनी है। पूरियां भी एकदम नरम हैं। लेकिन दाल में नमक थोड़ा कम है। अरे भाई, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सबकी पसंद अलग अलग होती है। आपकी हर सलाह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कल से और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। इसी बीच बुआ सास जानकी अभी हवेली में ही थी कि तभी मौसी सास पल्लवी भी पहुंच जाती है। सोचा जब दीदी यहाँ है तो मैं भी 2-4 दिन घूम आऊं। बहुत अच्छा किया बहन, घर में रौनक और बढ़ जाएगी। हाँ, अब तो छोटी बहू हमारी भी सेवा करेगी। मौसी जी आइए, मैं अभी चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। अब बुआ सास और मौसी सास की सेवा भी तन्वी के जिम्मे आ जाती है। दिन भर काम करते करते उसका हाथ गर्म कढ़ाई से छू जाता है। छोटी बहू, आपका हाथ जल गया। दीदी ठंडा पानी डालिए। थोड़ी देर बाद सब्जी बनाते समय गर्म तेल के छींटे भी उसके हाथ पर पड़ जाते हैं। दीदी, आज तो दूसरी बार हाथ जल गया। कोई बात नहीं, पहले मेहमानों का खाना पूरा कर ले। इतनी मेहनत के बाद भी बहू, तुमने हमारी तरफ ठीक से ध्यान ही नहीं दिया। हम 2 दिन के लिए आए हैं और तुम हमारे पास बैठकर 2 बातें भी नहीं कर सकती। माफ कीजिए मौसी जी, काम बहुत ज्यादा था। काम तो हर घर में होता है, लेकिन मेहमानों की सेवा पहले होती है। तन्वी चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। उसके जले हुए हाथ दर्द कर रहे थे, आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराकर अगली चाय की ट्रे उठाई, क्योंकि उसे पता था कि उसके हिस्से में अभी और भी बड़ी परीक्षाएं आने वाली थी। दिन बीतते गए, साल भर रुकेंगे 100 मेहमान अब पूरे गांव की पहचान बन चुका था। रोज सुबह से रात तक हवेली में रौनक रहती। बहू, आज का नाश्ता भी कमाल का था। हर दिन नया स्वाद मिलता है। अरे भाई, सच कहूँ तो अब तो इस हवेली का खाना खाए बिना दिन ही नहीं गुजरता। इतनी मेहनत रोज करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप लोगों का प्यार ही मेरी ताकत है। जो अतिरिक्त खाना बचता वो रोज डिब्बों में पैक होकर शहर भेजा जाता। छोटी मालकिन, आज फिर डिब्बे वाले धन्यवाद का पत्र छोड़ गए हैं। मेरे लिए? जी, कॉर्पोरेट मजदूरों ने लिखा है कि आपके हाथ का खाना उन्हें घर की याद दिला देता है। देखा तन्वी, तुम्हारी मेहनत अब गांव ही नहीं शहर तक पहुंच गई। अगर किसी भूखे का पेट भर जाए वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। उधर पुष्पा, चमेली और धानी भी खुशी खुशी काम करती थी। दीदी, आपने मेरे बेटे के लिए स्कूल ड्रेस दिला दी, मेरी बेटी की फीस भी भरवा दी। हम जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। पहली बार लग रहा है कि हमारे बच्चों का भी भविष्य अच्छा होगा। एहसान मत कहो, तुम लोगों ने मेरा साथ दिया, ये उसी का फल है। धीरे धीरे पूरा साल बीतने लगा। रोज 100 मेहमान आते, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का नाश्ता करते ही जाते। अरे ठाकुर साहब, मानना पड़ेगा, साल भर 100 मेहमानों को खिलाना कोई छोटी बात नहीं है। पहले लगा था वादा पूरा नहीं होगा, लेकिन आज हम अपनी बात वापस लेते हैं। ये काम अकेले किसी मर्द से भी नहीं हो सकता था। ये सब मेरी छोटी बहू तन्वी की मेहनत का नतीजा है। अब कोई मेहमान शिकायत नहीं करता था, हर तरफ सिर्फ तारीफ ही सुनाई देती थी। ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। सच में इसने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। 1 साल पूरा होने में कुछ ही दिन बाकी थे। तन्वी का वजन 10 किलो कम हो चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान अब भी थी। मेरी बहू ने अपनी जान लगा दी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यह बात सुनकर कीर्ति का चेहरा उतर जाता है। बस हर समय छोटी बहू, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे तन्वी तो लव मैरिज करके आई है, काम करेगी। मेरी पसंद की बहू कीर्ति से मैं इतना काम थोड़ी करवाऊंगी। सुनंदा, मेहनत की कोई जात और पसंद नहीं होती। मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। उधर राधिका हमेशा की तरह मोबाइल लेकर घूम रही थी। राधिका, जरा इधर आकर मेहमानों को पानी पिला दो। पापा अभी नहीं, मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तुम्हें हर समय बस मोबाइल ही दिखाई देता है। पापा, ये भी मेरा काम है।
आखिरकार वो दिन आ गया जब साल भर रुकेंगे 100 मेहमान का आखिरी दिन था। आज हवेली में गांव के सरपंच, बड़े अधिकारी और फूड इंस्पेक्टर भी पहुंचे थे। आज हम सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि इस अनोखी मिसाल को देखने आए हैं। 1 साल तक रोज 100 मेहमानों को खिलाना, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। आइए पहले भोजन ग्रहण कीजिए। सब लोग भोजन करते हैं, फिर कोई स्वाद की तारीफ करता है। खाना बहुत शानदार है। अरे भाई, जिसने भी ये जिम्मेदारी निभाई है वो सम्मान का हकदार है। ठाकुर साहब, कृपया उस बहू को बुलाइए जिसने पूरे साल ये सेवा की। हम उसे सम्मानित करना चाहते हैं। इतना सुनते ही सुनंदा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सुनंदा तुरंत आगे बढ़ जाती है। अरे आइए, मेरी बड़ी बहू कीर्ति ने ही तो ये सब संभाला। मेरी बेटी राधिका ने भी इसकी खूब मदद की। ये सुनते ही गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? पूरा साल तो छोटी मालकिन ने। चुप रहो रामू, तुम्हें जितना पूछा जाए उतना ही बोलो। जी, मैंने भी बहुत मेहनत की है और मैंने भी मम्मी का पूरा साथ दिया। तभी पुष्पा, चमेली और धानी आगे आ जाती हैं। नहीं साहब, सच कुछ और है। पूरे साल छोटी बहू तन्वी ने दिन रात मेहनत की है। हमने अपनी आंखों से देखा। सुबह 3 बजे उठती थी और रात 12 बजे सोती थी। सब झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। तभी भावेश एक छोटा सा रजिस्टर लेकर आते हैं। साहब, फैसला करने से पहले ये रजिस्टर देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है? पूरे साल भर रुकेंगे 100 मेहमान का हिस्सा। रजिस्टर में हर दिन का मेन्यू, खर्च, राशन, मेहमानों की संख्या और तन्वी के हस्ताक्षर दर्ज होते हैं। कमाल है, इतना व्यवस्थित रिकॉर्ड। अब छोटी बहू को बुलाइए। तन्वी साधारण साड़ी में वहां आ जाती है। नमस्ते। तन्वी जी, हमें बताइए रोज का कितना खर्च आता था? लगभग 10 से 12 हजार रुपए प्रतिदिन। इतना खर्च कैसे संभालती थी? जो अतिरिक्त भोजन बचता था उसे साफ डिब्बों में पैक करके कॉर्पोरेट मजदूरों तक भेजती थी। वहाँ से जो राशि मिलती उसी से कुछ खर्च निकल आता था। बहुत बढ़िया सोच। आज टमाटर, प्याज और पनीर के बाजार भाव क्या है? टमाटर इतने रुपए किलो, प्याज इतने और पनीर इतने रुपए किलो। पिछले महीने से इनके दाम भी बढ़े हैं। बिल्कुल सही। फिर कीर्ति को आगे बुलाया जाता है। बड़ी बहू, आप बताइए रोज कितना आटा लगता था? जी, शायद 10 किलो, नहीं 15, मुझे ठीक से याद नहीं। रोज कितनी दाल बनती है? जी, मैं कीर्ति कोई जवाब नहीं दे पाती। अब तो सच सबके सामने आ गया। फूड इंस्पेक्टर मंच पर आते हैं। तन्वी जी, आपने पूरे 1 साल तक साल भर रुकेंगे 100 मेहमान के वचन को निभाकर सेवा की मिसाल कायम की है। गांव की तरफ से हम आपको अन्नपूर्णा सम्मान प्रदान करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी हवेली गूंज उठती है। बेटी, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है। छोटी मालकिन की मेहनत आकर रंग ले आई। तभी रेलवे विभाग के अधिकारी आगे आते हैं। तन्वी जी, हमारे पास रेलवे कैटरिंग का बड़ा टेंडर है। हमें लगता है कि इसे संभालने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं है। मुझे? जी हाँ, आपकी मेहनत और ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये काम करूंगी। कुछ ही महीनों में हवेली के सामने एक बड़ी कैटरिंग यूनिट बन जाती है। दीदी, आपने हमें नहीं छोड़ा। अब हमारे घर की हालात भी बदल जाएंगी। हमारे बच्चों का भविष्य संवर गया। हम सब मिलकर काम करेंगे। ये सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका परिवार है। कीर्ति धीरे धीरे आगे आती है। तन्वी, अगर चाहो तो मैं खाने का टेस्ट करने का काम कर सकती हूँ। और भाभी, मैं आपकी कैटरिंग का सोशल मीडिया संभाल लूंगी। ठीक है, हर किसी के लिए कोई ना कोई काम जरूर होगा। आज से ये कैटरिंग सिर्फ हमारा कारोबार नहीं, हमारी पहचान होगी। गांव वाले हवेली के बाहर खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। अरे ऐसी बहू हर घर को मिले। अरे साल भर रुकेंगे 100 मेहमान, सिर्फ एक वादा नहीं था, ये मेहनत, सेवा और ईमानदारी की मिसाल बन गया। सच है, मेहनत कभी हारती नहीं। एक दिन दुनिया उसके आगे सिर जरूर झुकाती है। तन्वी ने अपने संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। सेवा से सम्मान पाया, सम्मान से कारोबार बनाया और कारोबार से कई परिवारों की जिंदगी बदल दी। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। साल भर रुकेंगे 100 मेहमान सुनने में आसान था, लेकिन निभाना आसान नहीं। अगर आप तन्वी की जगह होते तो क्या पूरे 365 दिन 100 मेहमानों की सेवा कर पाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।